नमस्कार दोस्तों, द सूर्या ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि पब्लिकेशन के बिहार करंट अफेयर के अप्रैल 2023 संस्करण के बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तक पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम लोग आज संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे चलते हैं, संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। केंद्रीय बजट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये करंट अफेयर बिहार घटनाक्रम हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ से संवैधानिक प्रशासनिक निकाय और प्रशासनिक घटनाक्रम से हम लोग आगे पढ़ेंगे आज के वीडियो में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल एलजी बदले हैं। इसमें 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल एवं एलजी में फेरबदल किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया है। इसके अलावा लद्दाख के एलजी राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और उनकी जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। अरुणाचल का ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। उसके बाद 13 केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्यपाल एवं उप राज्यपाल का ये लिस्ट है। चलिए तो एक एक करके हम इस लिस्ट को देखते हैं, जिसमें केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। बीवी हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र बी आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। बीडी मिश्रा एलजी लद्दाख के बने हैं। हम लोग इसे एक बार और देखते हैं। केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नाजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। बीबी हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र बी आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। बीडी मिश्रा एलजी बने हैं लद्दाख के। बीडी मिश्रा एलजी
लद्दाख के बने हैं। चलिए, तो गौरतलब है कि दिया गया है इसमें, गौरतलब है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की में 5 नए जजों की ने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, ध्यातव्य हो कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज के पद स्वीकृत हैं। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होना चाहिए, 34 जजों का पद स्वीकृत है, जिसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लगभग 27 जज हैं। पहले से ही 27 जज नियुक्त थे। अब इन 5 जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर के 32 हो गई है। ठीक है, 34 चाहिए, अब 32 हो गई है 5 जज की नियुक्ति के बाद, पहले 27 थे। ठीक है, गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए इनके नामों की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए इनके नामों के, माने इन 5 के नामों के सिफारिश की थी। इसके बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 4 फरवरी को जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है किरेन रिजिजू ने। ठीक है, अब हम लोग भारत और विश्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है भारत और सिंगापुर। पहला भारत और सिंगापुर है। 21 फरवरी 2023 को भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया है। संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुरुआत किए हैं, मतलब कि डिजिटल भुगतान तंत्र को, यूपीआई को। ठीक है, भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है। मैंने सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया। यह फिटनेस कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फ़ोन से लागत प्रभावी और तेज़ी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गौरतलब है कि यह रियल टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी। ठीक है,
अगला है भारत और फिजी। भारत और फिजी, ठीक है। आगे हम लोग भारत और फिजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। 16 फरवरी 2023 को भारत और फिजी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी रबुका, फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी रबुका की उपस्थिति में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन और रहने में सक्षम होंगे। 90 दिन की बिना वीजा के आप जाकर के और रह सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ने इसी में दिया गया है। अगला है भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध है। पहले से ही बहुत सारा घनिष्ठता संबंध है, दीर्घकालिक संबंध है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की है, अपने द्विपक्षीय संबंधों को समीक्षा की है। भारत और फिजी ने सुबह में स्टेट हाउस के सोलराइजेशन का उद्घाटन किया। स्टेट हाउस के सोलराइजेशन का उद्घाटन किया। यह जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। वीजा छूट समझौता दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भारत और स्पेन, ठीक है। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने आपसी हित के कई द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की और रक्षा, आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, ठीक है। सांचेज ने वैश्विक ब्लॉक G20 की अध्यक्षता में भारत की पहल के लिए पूर्ण समर्थन दिया। सांचेज ने वैश्विक ब्लॉक G20 की अध्यक्षता में भारत की पहल के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। यह तब हो कि 1956 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी बेहतर रहे हैं। व्यापक व्यापार और निवेश संबंधों को गति देने के लिए आर्थिक सहायता पर भारत और स्पेन संयुक्त आयोग की स्थापना 1972 में की गई, ठीक है। इस आयोग की स्थापना व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी, ठीक है। और तब से इसकी 10 बार बैठक हो चुकी है अभी तक। गौरतलब है कि स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। स्पेन जो है यूरोपीय संघ का देश है जिसमें भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे, ठीक है। मीरा पहल हाल ही में भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा माइलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस पहल की घोषणा की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करते हुए विश्व के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना। विश्व के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। इस पहल के लिए भारत सीड मनी का योगदान देगा। साथ ही प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना पड़ेगा। प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। इंदौर में आयोजित G20 कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक में इससे संबंधित मसौदा
चार्टर को अनुमोदन के लिए रखा गया है। ठीक है, इसका सचिवालय दिल्ली में स्थित है। इसका सचिवालय दिल्ली में स्थित है। दूध उत्पादन के मामले में भारत बना दुनिया का नंबर 1 देश। हाल ही में दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। माने भारत अब दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत साल 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, भारत में दुग्ध उत्पादन के में पिछले 8 वर्षों में 2014-2015 से लेकर 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 से में बढ़कर दूध 22 करोड़ टन हो गया था। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों की गुणवत्ता को बढ़ाना, संगठित खरीद प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। ठीक है, एनपीडीडी को फरवरी 2014 में 3 मौजूदा योजनाओं गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सहकारी समितियों की सहायता को मिलाकर शुरू किया गया था। जुलाई 2021 में दूध उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद प्रसंस्करण, मूल्यवर्धक विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एनपीडीडी का पुनर्गठन किया गया। जुलाई 2021 में दूध उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ाने, संगठित खरीद प्रसंस्करण, मूल्यवर्धक एवं विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एनपीडीडी का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा कवच 2023 का अनावरण 16 फरवरी 2023 को भारत की 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों एवं तकनीक समाधानों की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 की शुरुआत की गई है। कवच 2023 की शुरुआत की है। कवच 2023 AICTE, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एवं अद्वितीय प्रकार का राष्ट्रीय हैकथॉन है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम नागरिकों के सामने 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन विचारों एवं तकनीक समाधानों की पहचान करता है। ठीक है, गौरतलब है कि कवच 2023 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में फेक न्यूज, सोशल मीडिया, डार्क वेब, महिला सुरक्षा, फिशिंग डिटेक्शन, वीडियो एनालिस्ट, CCTV, अश्लील कंटेंट डिटेक्शन, स्पैम अलर्ट और मालवेयर एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक से संबंधित विषय शामिल होंगे। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। 13 से 17 फरवरी 2023 तक एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है,
5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हवाई प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, इस आयोजन में 98 देशों ने भाग लिया है। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज मंथन, स्टार्टअप कार्यक्रम, भारत और कर्नाटक पवेलियन एवं एक एयर शो इस आयोजन में मुख्य आकर्षण रहे हैं। इस एयर शो में भारत में नवनिर्मित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 एवं 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड HAL के HTT-40 ट्रेनर इत्यादि ने हिस्सा लिया। भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने निर्माण, बुनियादी ढांचा, राजमार्ग क्षेत्र में नई तकनीकों पर जोर देते हुए कहा कि यह भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स भारत के ड्रोन उद्योग को आगे ले जाएगा। भारत के ड्रोन उद्योग को आगे ले जाएगा। ठीक है, स्काई UTM एक क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त विमानन, हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। यह सिस्टम प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। गौरतलब है कि स्काई UTM UAV मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है, जो पूरी उड़ान का 1% व्यवस्थित विवरण है। सीमेट 27 जनवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने हैदराबाद में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में 1 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले PCB का पुनर्चक्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, संसाधन दक्षता, प्रदूषण में कमी, कीमती धातुओं की पुनः प्राप्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ठीक है, साथ ही उद्योगों की पुनर्चक्रण हेतु कचरा को बाहर भेजने की बजाय भारत में अपना संयंत्र स्थापित करने में मदद करना है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें खतरनाक सामग्री के अलावा सोना, पैलेडियम, चांदी आदि जैसे कई कीमती धातुएं शामिल होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। सीमेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु PPP मॉडल के अंतर्गत देश में अपनी तरह का पहला कचरा प्रबंधन का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। अपशिष्ट प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र द्वारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण की सभी तकनीकें जैसे कि PCB, लिथियम आयन बैटरी, अस्थायी चुंबक और सौर सेल आदि विकसित की गई है। सीमेट ने न केवल पुनर्चक्रण तकनीक का विकास किया है, बल्कि इसके लिए आवश्यक प्रसंस्करण उपकरण भी डिजाइन और निर्मित किए हैं। ठीक है, वनस्पति बना सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह। हाल ही में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा बृहस्पति की परिकल्पना कर रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। ठीक है, 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। खोजे गए 12 चंद्रमाओं में 9 काफ़ी दूर हैं। 9 काफ़ी दूर हैं,
नए खोजे गए चंद्रमा 340 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करते दूर हैं। नए खोजे गए चंद्रमा में 340 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। इनमें से 9 टन सबसे बाहरी 71 जोवियन उपग्रहों में से हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहा जाता है, जिसकी परिक्रमा 550 से अधिक दिनों में पूरी होती है। ठीक है। स्काई एंड टेलीस्कोप के मुताबिक नए खोजे गए चंद्रमा में 3 टन 13 उपग्रहों में हैं। 3 उन 13 उपग्रहों में से हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, मतलब उनकी परिक्रमा की दिशा बृहस्पति के घूमने की दिशा के विपरीत है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक 83 है, जबकि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 80 थी। ठीक है। पहले शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 83 थी और बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या 80 थी। हालांकि नवीनतम खोज से पता चला है कि बृहस्पति 12 और चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 12 और चंद्रमा है। इसके साथ ही बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है। अब बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है। ठीक है। शनि के पास 83 चंद्रमा है और पहले बृहस्पति के पास 80 था, 12 और मिला है, जिससे अब इसका चंद्रमा की संख्या 92 हो गया है। ठीक है। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लिए 3 संभावित लैंडिंग साइटों के निर्देशांक को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे वर्ष 2023 के उत्तरार्ध में लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख लैंडिंग साइट चंद्रमा पर मंजियस यू और बेगू अस्लावस्की एम क्रेटर के बीच स्थित है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र वैज्ञानिक के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि वहां पानी बर्फ मिलने की संभावना है। चंद्रयान कार्यक्रम, जिसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, इसरो द्वारा बाहरी अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला है। चंद्रयान 1 को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 2 को वर्ष 2019 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था, लेकिन सितंबर 2019 में उतरने का प्रयास करते हुए अपने प्रक्षेपवक्र से विचलित होने के कारण इसका लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च वाहन मार्क 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वर्ष 2023 के लिए इसरो के अन्य आगामी मिशनों में आदित्य L1 सूर्य के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन गगनयान का मानव रहित GI मिशन शामिल है। अब हम लोग पर्यावरण एवं परिस्थितिकी पढ़ेंगे। मैंग्रोव के लिए मिस्टी पहल। मैंग्रोव के लिए मिस्टी पहल। ठीक है। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल की घोषणा की गई। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स। इससे पहले भारत ने UNFCCC COP27 के
दौरान लॉन्च किए गए जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ था। ठीक है, यद्यपि मैंग्रोव ग्रह की सतह के 0.1% हिस्से को कवर करते हैं। वे संभावित रूप से स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन स्टोर करता है। वे तूफान के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य कर तटीय समुदायों की रक्षा करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है। भारत में पिछली शताब्दी के दौरान अपने मैंग्रोव कवर का 40% हिस्सा खो दिया है। केरल ने पिछले 3 दशकों में अपने मैंग्रोव का 95% हिस्सा खो दिया है। मिशन डीप ऑपरेशन 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 में संसाधनों के सतत उपयोग से समुद्रों जैव विविधता का पता लगाने के लिए डीप ओशन मिशन हेतु 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन के तहत मध्य हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण को सुगम बनाने के लिए 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने वाली एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। वर्ष 2016 में भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में 5000 से 6000 मीटर की गहराई पर पॉली मेटालिक नोड्यूल के खनन के लिए 75,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का पता लगाने हेतु 15 वर्ष का अनुबंध दिया गया था। उसके बाद हम लोग संक्षिप्तियाँ देखेंगे, चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, VVR सुब्रमण्यम पहले नियुक्ति 20 फरवरी 2023 को सरकार ने नीति आयोग के CEO के रूप में VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। VVR सुब्रमण्यम को नियुक्ति की मंजूरी दी है। वह नीति आयोग के चौथे CEO हैं। सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। VVR सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। इससे पूर्व सुब्रमण्यम भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सुब्रमण्यम 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ITPO के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। सुब्रमण्यम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह 1 फरवरी 2023 को एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह कार्यभार संभाला है। उन्होंने 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्ति हुए एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली। ठीक है, अमरप्रीत सिंह इससे पहले प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान का नेतृत्व कर रहे थे। वह 21 सितंबर 1984 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। 1984 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। उन्हें 4900 घंटे से अधिक समय की उड़ान का अनुभव प्राप्त है। ज्ञात हो कि एयर मार्शल AP सिंह को हाल ही में 26 जनवरी को नई दिल्ली के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही वह अति विशिष्ट सेवा मेडल के प्राप्तकर्ता भी हैं। अमरप्रीत सिंह AP सिंह परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारत के वायुसेना प्रमुख के डिप्टी और भारतीय वायुसेना के दूसरे सर्वोच्च रैंक के अधिकारी होते हैं। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर फोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। नील मोहन हाल ही में भारतीय अमेरिकी कार्यकारी नील मोहन को YouTube का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी कार्यकारी
नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वह सुसान वोजेस्की की जगह लेंगे। की जगह लेंगे, जिन्होंने 9 साल बाद इस पद से हटने की घोषणा की है। ठीक है, गौरतलब है कि 2008 से लेकर के 2015 तक मोहन गूगल के प्रदर्शन और वीडियो विज्ञापन व्यवसाय के प्रभारी थे। वर्ष 2015 में यूट्यूब के मुख्य उत्पादक अधिकारी बने थे। त्यागपत्र, अब हम लोग त्यागपत्र के बारे में देखेंगे। चेतन शर्मा 17 फरवरी 2023 को भारत के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने एक न्यूज़ चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में शर्मा ने कुछ गोपनीय सूचनाओं का खुलासा किया था। बता दें कि शर्मा ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर गलत टिप्पणियां की थी। ठीक है, 57 साल के चेतन शर्मा को 40 दिनों में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे पहले T20 विश्व कप 2022 में टीम इंडिया के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली BCCI ने चयन समिति को बर्खास्त कर दिया था। भगत सिंह कोश्यारी 12 फरवरी 2023 को भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। काफ़ी समय से कोश्यारी इस पद पर असहज महसूस कर रहे थे और वे इस्तीफा देने का मन पहले ही बना चुके थे। भाजपा आला कमान को भी उन्होंने अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। ठीक है, ध्यातव्य हो कि 31 अगस्त 2019 को भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल बना दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाया गया था 31 अगस्त 2019 को। गौरतलब है कि उत्तराखंड के निवासी भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह 2001 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बलिपा नारायण भागवत निधन। ठीक है, अब हम लोग निधन के बारे में पढ़ेंगे। बलिपा नारायण भागवत 16 फरवरी 2023 को मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का कर्नाटक में निधन हो गया है। मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का कर्नाटक में निधन हो गया है। गायन की एक अनूठी शैली में उन्होंने महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से प्रशंसकों ने इस शैली को बलिपा शैली का नाम दिया था। शानदार आवाज़ के धनी भागवत 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग लिपियां लिखे हैं। वह 100 से अधिक यक्षगान प्रसंगों में पारंगत थे, जिन्हें उन्होंने खुद से बनाया था। ठीक है, उन्होंने 60 वर्षों तक यक्षगान के क्षेत्र में सेवा की थी। वे कातिल दुर्गा परमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली में के प्रमुख थे। उन्होंने 5 दिवसीय देवी महात्म्य प्रसंग की रचना की थी, जो यक्षगान साहित्य के क्षेत्र इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्हें 2002 में अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य में कर्नाटक श्री पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों में से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तुलसीदास बलराम 16 फरवरी 2023 को देश के बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक तुलसीदास बलराम का कोलकाता में मल्टीपल ऑर्गन फेलियोर के कारण निधन हो गया था। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने 1956 से 1960 में 2 ओलंपिक खेले और एशियाई फुटबॉल में शिखर पर पहुंचे। जब महान कोच सैयद अब्दुल रहीम के मार्गदर्शन में भगत ने 1962 में दक्षिण कोरिया में 2-1 से हरा करके जाकार्ता में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। वह 1956 और 1960 में ओलंपिक भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल थे। वह 1956 और 1960 ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल थे।
उन्होंने कोलकाता के मशहूर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की भी कप्तानी की थी। अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जा चुके बलराम का 1960 में रोम ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन रहा था। उन्होंने हंगरी, पेरू के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और गोल दागे थे। बलराम सेंटर फॉरवर्ड या लेफ्ट विंगर के तौर पर खेलते थे। तपेदिक रोग के कारण उनका कैरियर 8 साल 1955 से 63 तक ही चला और उन्हें 27 साल की उम्र में ही खेल को अलविदा कहना पड़ा। गौरतलब है कि सिकंदराबाद के गौरीसन शहर के अम्मुगुडा गांव में 4 अक्टूबर 1936 को तमिल परिवार में जन्मे बलराम ने 7 सीजन में भारत के लिए 54 समेत 131 गोल किए थे। ललिता लाजमी 13 फरवरी 2023 को प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन का 90 वर्ष के आयु में निधन हो गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उनके निधन की खबर को साझा किया है। ठीक है। ललिता लाजमी का जन्म 1932 में कोलकाता में हुआ था। कला के से जुड़े परिवार में से आने वाली लाजमी को शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित की थी। गौरतलब है कि ललिता ने आमिर खान अभिनीत 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर में एक कला शिक्षक की भूमिका निभाई थी। योजना एवं परियोजना। ठीक है। योजना एवं परियोजना। भारतीय पीवीटीजी योजना मिशन। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। इस मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह प्राइवेटेज पीवीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पीवीटीजी के परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ज्ञात हो कि सरकार ने अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ध्यातव्य हो कि गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। आदिवासी समूह में पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर हैं। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजीएस नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। प्रारंभ में 52 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त जनजातीय समूहों को शामिल किया गया, जिससे पीवीटीजी के तहत वर्तमान में 75 जनजातीय समूह हो चुके हैं। 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा 13 में पाई जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 12 में पाई जाती है। ठीक है। महिला एवं सम्मान बचत प्रमाण पत्र। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की। इस योजना में जमा राशि पर 2 वर्ष के लिए 7.5% की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा। योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर धनराशि जमा की जा सकती है। ठीक है, महिला बचत प्रमाण पत्र के नाम से। ठीक है, इसके तहत
अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए रखी गई है। इसमें कोई कर लाभ नहीं है, लेकिन इस योजना में आंशिक निकासी की अनुमति है। ठीक है। बजट 2023 में घोषित यह योजना 2 वर्षों की अवधि के लिए यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। यह अधिक से अधिक महिलाओं को औपचारिक वित्तीय बचत साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। नमस्ते योजना। ठीक है। 1 फरवरी 2023 को घोषित केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसके साथ भारत सरकार का उद्देश्य कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई को यांत्रिकृत करना है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा नमस्ते उनके व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। नमस्ते उनके व्यवहार में बदलाव लाने की प्रयास करेगी। योजना के अन्य प्रमुख उद्देश्य है स्वच्छता क्षेत्र में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना। दूसरा है कोई भी सफाई कर्मचारी मल को न तो छुएगा और न ही सीधे संपर्क में आएगा। सफाई कर्मियों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथा है यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों की वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच हो, क्योंकि मशीनीकरण से उद्योग में कुछ लोगों को नौकरियां का नुकसान हो सकता है। इस योजना के तहत पहले चरण में 500 शहरों को लिया गया है। भारत सरकार पहले अमृत शहरों को चुनने की योजना बना रही है। साथ ही पहला टारगेट वे शहर होंगे जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। द्वीपों, पहाड़ी क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में से 10 शहरों को चुना जाएगा। सीवरेज सेक्टर में पर्यटन स्थलों में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यटन स्थलों की वाहन क्षमता अधिक है। भाषिनी मिशन हाल ही में 20 से अधिक स्थानीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध UPI 123 पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए मिशन और भाषिनी की क्षमताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। भाषिनी का उद्देश्य भाषा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती नेचुरल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर योगदानकर्ताओं, साझेदार संस्थाओं तथा नागरिकों का एक मिला-जुला इकोसिस्टम विकसित करना है, जो कि भाषा की बाधाओं से परे एक आत्मनिर्भर भारत में सभी का डिजिटल समावेश एवं डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा। इससे सभी भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं में इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। UPI 123 पे एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना UPI लेनदेन की अनुमति प्रदान करेगी। इससे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 17-18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व था। ठीक है। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की मांग करने वाले विचारशील नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझा मंच पर लाया गया है। शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है। गौरतलब है कि द ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप के द्वारा
की जाती है। इसके माध्यम से प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की मांग करने वाले विचारशील नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझा मंच पर लाया जाता है। ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न हुआ 17 फरवरी 2023 को। 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नॉर्डी फिजी में संपन्न हुआ। यह 15 से 17 फरवरी तक आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबुका के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। वहीं फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने समापन समारोह को संबोधित किया। ठीक है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान था। इस सम्मेलन में विषय पर आधारित पूर्ण सत्र के अलावा 10 समानांतर सत्र आयोजित किए गए हैं। इस विश्व हिंदी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। गौरतलब है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ठीक है। 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड, भारतीय 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधनों वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी गई। बैठक के दौरान यह बताया गया कि पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम और सोने के भंडार पाए गए हैं। ठीक है। और खान मंत्रालय को रियासी जिले में सलाल हैमाना इलाके में करीब 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है। भारत फिलहाल लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों से कम होगी। दरअसल लिथियम ईवी बैटरी में एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग होता है। ध्यातव्य हो कि CGPB GSI एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें GSI के वार्षिक क्षेत्र मौसम कार्यक्रम को तालमेल के लिए और काम के दोहराव से बचने के लिए चर्चा हेतु रखा गया। CGPB के सदस्य और अन्य हितधारक जैसे राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, खनिज अन्वेषण एजेंसियां GSI के साथ सहयोगात्मक कार्य के लिए अपने अनुरोध करती है। केंद्र द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और सदस्यों एवं हितधारकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के महत्व एवं तत्कालिकता के आधार पर GSI के वार्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाता है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद की साइंस सिटी में 30 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑफ ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी एंड SAL एजुकेशन ने की। इसका उद्देश्य स्कूलों में विज्ञान को बढ़ाने और सीखने के तरीकों में भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से जोड़कर बदलाव लाना है।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में अपनी रचनात्मकता प्रकट करने और कल्पना को आकार देने की जिज्ञासा को बढ़ाती है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चयनित स्थानों पर आयोजित किया जाता है। धारा 2023। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक ड्राइविंग हॉलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर का आयोजन किया। धारा 2023 स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन पर साथ मिलकर समझने और समाधानों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगी। धारा 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगी। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुल्ला मुथा नदी के घाट पर योग सत्र नामक एक अनूठी पहल का आयोजन किया गया। इस बैठक और शहरी 20U20 कार्यक्रम जो भारत की G20 अध्यक्षता के दायरे में आता है में बहुत कुछ समान था। यह सिफारिश की गई है कि विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर शुरू किए गए कैच द रेन अभियान के तहत हर शहर में प्राकृतिक जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। ऑपरेशन एवं अभियान अभ्यास तर्कस 14 फरवरी 2023 को संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा संपन्न हुआ। यह अभ्यास 16 जनवरी से शुरू हुआ था। ठीक है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। इस अभ्यास में आतंकवादियों तथा रासायनिक जैविक हमलों से निपटने के लिए एक अभ्यास भी शामिल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के पृष्ठभूमि में रासायनिक और जैविक हमलों को अभ्यास का हिस्सा बनाया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी हमलों को बेअसर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना, आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 21 से 31 जनवरी 2023 तक भारतीय रक्षा बलों ने तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया। सेना को युद्ध हेतु तैयार रखने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना CAPF और भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित किया गया है। एक गोलीबारी अभ्यास है। त्रिशक्ति प्रहार का मुख्य उद्देश्य युद्ध कौशल को ताज़ा करना था। इस अभ्यास के दौरान सभी नवीनतम रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, नई पीढ़ी के उपकरण, मोर्टार, आर्टिलरी गन इत्यादि आदि शामिल हैं। इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में बनाए गए उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। पूर्वी कमान के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल RP काल्टिया ने इस अभ्यास की समीक्षा की। पूर्वी कमान कोलकाता में स्थित है और भारतीय सेना की 6 कमांडों में से एक है। गौरतलब है कि इस अभ्यास का आयोजन स्थल तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी के पास है। सिलीगुड़ी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह संकीर्ण 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा मार्ग दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान को स्पर्श करती है। यदि यह मार्ग बंद हो जाता है तो भारतीय मुख्य भूमि का पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क टूट जाएगा। इस कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सद्भावना। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सद्भावना द्वारा लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना ने कल्याणकारी गतिविधियों चला रही है, जैसे कि आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर आदि। भारतीय सेना वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। इन स्कूलों में वर्तमान में 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं।
इस पहल के माध्यम से लद्दाख में विभिन्न दूर दराज के स्थानों पर चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय बुनियादी ढांचे का उन्नयन के साथ चिकित्सा सहायता केंद्रों को स्टाफ भी प्रदान किए गए हैं। लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में महिलाओं को ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से वित्त पोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, महिला सशक्तिकरण केंद्र और कंप्यूटर केंद्रों में भी शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक अनूठी मानवीय पहल है और आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु 1990 के दशक में तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चर्चित पुस्तक से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुने। जो लोग इसके पिछले सभी सीरीज़ों को देखना चाहते हैं, जो देख लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं देखे हैं इस सीरीज़ को द सूर्या ट्यूटोरियल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।